स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम महासागरीय धाराएं या ओशन करंट जो चैप्टर कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पहले अभी तक जो हमने किया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं क्या होती है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जब बहुत अधिक मात्रा में महासागरीय जल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे महासागरीय धारा कहते हैं। दूसरी चीज, उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव, ये भी हम कर चुके हैं। उद्देश्य महासागरीय धाराओं का है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल और खास तौर पे इक्वेटोरियल रीजन में जो हाई सोलर एनर्जी रिसीव होती है उसको ट्रांसफर करना कहाँ तक, पोलर रीजन तक। ये मुख्य उद्देश्य है। फिर हमने ये भी देखा था कि हमेशा महासागरीय धाराएं जो है ये हाई वाटर लेवल रीजन से उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों से निम्न जल स्तर वाले क्षेत्रों में की ओर चलती है। उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ, ये भी हम देख चुके हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि महासागरीय धाराएं जो हैं उनका जल स्तर या महासागरीय जल का जल स्तर जो है वो उच्च कहाँ होगा, वाटर लेवल हाई कहाँ होगा, जहाँ पे वाटर की सप्लाई ज्यादा हो, आपूर्ति ज्यादा हो, प्लस ऐसे क्षेत्र जहां जल का घनत्व डेंसिटी जो है वो कम हो, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जल स्तर उच्च देखने को मिलेगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत से कारक हैं जो महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं और इन कारकों को, फैक्टर्स को हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है वो था पृथ्वी से संबंधित कारक, अर्थ रिलेटेड फैक्टर, जिसमें हमने परिभ्रमण, रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड फैक्टर्स पढ़े थे। दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो संबंधित हैं महासागर से या महासागरीय जल से। तो ओशन से या ओशनिक वाटर से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं इसमें हमने पढ़ा था तापमान महासागर का, लवणीयता और घनत्व, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तीसरे जो कारक हैं वो वायुमंडल से संबंधित कारक हमने देखे थे। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फैक्टर्स, और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फैक्टर्स में हमने देखे थे प्रेशर कंडीशंस, किस तरह की दाब परिस्थितियां हैं, दाब के साथ साथ पवनें किस दिशा में या कहाँ पे चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं। उसके अलावा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और रेनफॉल, वर्षा, इन सब के प्रभाव हमने देखे थे धाराओं पर। और फोर्थ जो फैक्टर्स हमने देखे थे वो देखे थे कि महासागरीय धाराओं में परिवर्तन कौन से कारक लेकर आते हैं या चेंजेस लाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। और चेंजेस लाने वाले फैक्टर्स में हमने पढ़ा था तटरेखा, कोस्टलाइन महासागरीय महाद्वीपीय क्षेत्र की, और तटरेखा के अलावा मॉनसून जैसी पवनें जिनमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये कारक हम देख चुके हैं। कारक के अलावा हमने देखा कि महासागरीय धाराएं जो हैं वो मुख्यतः 2 बलों से या फोर्सेस जो हैं उनसे प्रभावित रहती हैं। एक तो कहते हैं प्राइमरी फोर्स या फिर प्राथमिक बल, और दूसरे हैं सेकेंडरी फोर्स या द्वितीयक बल। और प्राथमिक बल में हमने देखा प्रकृति से संबंधित प्राथमिक बल में सम्मिलित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड्स हुई, पवनें और कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये प्राथमिक बलों में आते हैं। और ये क्या करते हैं, महासागरीय धारा का प्रवाह शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं। तो ओशन करंट जो ओरिजिनेट होती है वो मेनली प्राइमरी फैक्टर्स या प्राइमरी जो फोर्सेज है उनकी वजह से होती है। सेकेंडरी या द्वितीयक जो बल हैं, द्वितीयक बल में आते हैं महासागरीय जल से संबंधित जो भौतिक गुण हैं, जैसे तापमान, लवणीयता, घनत्व, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, वो इसमें सम्मिलित हैं। तो ये 2 बल प्रभावी रहते हैं महासागरीय धाराओं पर। महासागरीय धाराओं के प्रकार हमने देखे थे। टाइप्स में आती हैं, एक तो वार्म ओशन करंट, गर्म महासागरीय धारा, और दूसरी कोल्ड ओशन करंट, ठंडी महासागरीय धारा। ये हमने किया था। इन सब के अलावा प्रकार के साथ साथ हमने देखा कि महासागरीय धाराएं जो हैं उनको कुछ वर्गों में बांटा जाता है, कैटेगरीज में। और कैटेगरीज में हमने देखा था कि महासागरीय धाराओं को प्रवाह भी कहते हैं, ड्रिफ्ट या फिर करंट या धारा भी कहते हैं, या स्ट्रीम भी कहते हैं। स्ट्रीम तो तब कहते हैं जब बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई या जल की आपूर्ति अधिक होने के कारण कोई धारा बनी हो। धारा या करंट तब कहा जाता है जब डेंसिटी में डिफरेंस या फिर वाटर लेवल में डिफरेंस की वजह से कोई करंट बनी हो। घनत्व और जल स्तर में अंतर के कारण जो धारा बनती है उसको धारा कहते हैं। प्रवाह किसको कहा जाता है, जो विंड्स की वजह से बनती है, पवनों के कारण जो धारा बनती है उसे प्रवाह कहा जाता है। ये हमने देखा था। और कैटेगरीज के बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से महासागरीय धारा जो है वो प्रभाव डालती है विभिन्न चीजों पर। और महासागरीय धारा के जो प्रभाव है
उसमें हमने पढ़ा जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव है, मत्स्य फिशिंग के ऊपर क्या प्रभाव है, और नौका या नेविगेशन या शिप के मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है ओशनिक करंट का, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस क्या करेंगे आज की क्लास में, आज हम देखेंगे कि कुछ महासागर जो हैं ओशंस, उनमें कौन सी प्रमुख धाराएं हैं, कौन सी मेजर ओशनिक करंट्स हैं मेजर ओशंस के अंदर। और उसमें सबसे पहले तो हम कॉमन करंट्स पढ़ेंगे। कॉमन करंट्स का मतलब है ऐसी धाराएं जो सामान्यतः आपको सभी प्रमुख महासागरों में देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अटलांटिक महासागर में जो धाराएं पाई जाती है, अटलांटिक ओशन में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए अब हम कॉमन जो महासागरीय धाराएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर। और आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में किया था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है इक्वेटर, वहां पे एक महासागरीय धारा चलती है जो कि चलती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसी तरह से ये जो धारा है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, इसे कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, CEC। अब इसमें क्या डिटेल्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये CEC जो धारा है ये आपको पैसिफिक ओशन में भी दिखेगी, ये आपको यहाँ अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में भी दिखेगी, इक्वेटर वाले क्षेत्र में। यही धारा आपको हिंद महासागर में भी दिखेगी, इंडियन ओशन में, और ये पैसिफिक ओशन का बाकी बचा हुआ आधा भाग है। तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपको इक्वेटोरियल रीजन में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सभी प्रमुख महासागरों में देखने को मिलेगी। और यहाँ के प्रमुख महासागर कौन से? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। इसी तरह से CEC के ठीक ऊपर और नीचे काउंटर इक्वेटोरियल करंट के उत्तर और दक्षिण में भी एक धारा चलती है जिसे कहा जाता है, उत्तर में चलने वाली जो धारा है उसे कहते हैं NEC, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये धारा चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। आई होप दिशाएं आपको क्लियर होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। इसी तरह से सदर्न जो पार्ट है विषुवत रेखा के ठीक दक्षिण में, वहां पे चलती है SEC, जिसे कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये भी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। इसी तरह की धारा NEC नाम की जो धारा है वो यहाँ पे भी है। और ये धारा जो है SEC वो अटलांटिक ओशन में भी है। तो NEC, CEC, SEC जो है पैसिफिक ओशन के साथ साथ अटलांटिक ओशन में भी है। अटलांटिक ओशन का आधा भाग ये है, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं NEC और नीचे वाली SEC। उसके अलावा यदि आप देखें इंडियन ओशन को, हिंद महासागर में SEC जो धारा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, वो तो प्रवाहित होती है, बट उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है वो नियमित तौर पर नहीं चलती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर उत्तरी हिंद महासागर का विस्तार बहुत कम है, इसीलिए NEC की जो प्रेजेंस है वो नदर्न पार्ट में इंडियन ओशन के नहीं देखने को मिलती। तो ये कुछ कॉमन इक्वेटोरियल करंट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं तीन प्रमुख धाराएं हैं, NEC, CEC और SEC, जो इन मेजर ओशंस में बहती है। और रेड कलर से मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये सभी धाराएं जो हैं ये गर्म है। अब ये क्यों बनती है, कैसे बनती है, क्या करती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोकेशन लगभग देखिए जहां पर ये बनती है। अब इन धाराओं के अलावा एक कॉमन ओशनिक करंट्स में एक ठंडी धारा भी बहती है, और वो ठंडी धारा जो है वो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी। ये ठंडी धारा आपको देखने को मिलती है दक्षिणी महासागर या एंटार्क्टिक ओशन वाले पार्ट में, और पैसिफिक ओशन के दक्षिणी भाग में, अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग में, और इंडियन ओशन के हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में। और ये जो ठंडी धारा है ये उच्च अक्षांशों में होने के कारण ठंडी है, मतलब हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर कम होता है, इसी वजह से ये उच्च अक्षांशों में बनने वाली एक ठंडी धारा है। अब ये ठंडी धारा की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो जोन है हायर लैटिट्यूड्स वाला, इस जोन में चलती हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें, और उन पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। और इस धारा का जो नाम है इसे कहते हैं WWD, या इसको वेस्ट विंड
ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। ड्रिफ्ट इसलिए क्योंकि पवन के कारण बन रही है। तो पैसिफिक ओशन के दक्षिणी भाग और जो सदर्न ओशन है या एंटार्क्टिक ओशन है उसके उत्तरी भाग में ये बहती है। अटलांटिक ओशन के भी सदर्न पार्ट में WWD है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और इंडियन ओशन के भी सदर्न पार्ट में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नाम की जो धारा है वो देखने को मिलती है। तो ये 4 प्रमुख कॉमन धाराएं हैं जिनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे, NEC, CEC, SEC और WWD। और इनको डिस्कस करने के बाद हम एक एक ओशन में जो धाराएं हैं महासागर में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन कॉमन करंट्स को। और इन कॉमन करंट्स में यदि आप देखें, ये जो गर्म धाराएं हैं NEC और SEC, पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर CEC को डिस्कस करेंगे और WWD को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके नाम की बात करते हैं। NEC जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। इसी तरह से SEC का फुल फॉर्म है साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा क्यों बनती है? सबसे पहले तो SEC और NEC दोनों धाराएं, NEC और SEC जो है ये धाराएं बनती हैं ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो ये धारा बनती है, आपको पता है ट्रॉपिकल जोन जो है ये गर्म जोन है, इसीलिए ये जो धाराएं हैं ये गर्म है। ये वार्म ओशनिक करंट है, दोनों NEC भी और SEC भी। ये वार्म ओशन करंट है, ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं। और ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो इसलिए बनती हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पर प्रभाव रहता है ईस्टर्लीज का, पूर्वा पवने जिनको कहते हैं, ईस्टर्लीज, पूर्वा पवने। और पूर्वा पवने जो है ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और इसी वजह से NEC और SEC जो पूर्वा पवनों के प्रभाव के कारण बनती है, ईस्टर्लीज के इफेक्ट के कारण, इसलिए ईस्टर्लीज जो है यहाँ पे पानी को बहाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इसी वजह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ। किसके प्रभावाधीन? पूर्वा पवनों के प्रभाव के कारण। अब ये जो धाराएं बनती हैं, ये धाराएं, इनसे आगे होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से जब धाराएं, ये वाली धाराएं टकराती है, NEC जैसे ही टकराती है दक्षिण अमेरिका के तट से, ये घूम जाती है उत्तर की ओर, और SEC जैसे ही टकराती है दक्षिण अमेरिका से, इसका कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। और आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको बताई थी जब हमने फैक्टर्स, कारक डिस्कस किए थे महासागरीय धाराओं से संबंधित। हमने ये देखा था कि जब भी कोई तटरेखा आती है, कोस्ट लाइन आती है, तो कोस्ट लाइन से टकराते ही धारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 भागों में बढ़ती है। यहाँ पर आपको SEC जो है उसका एक भाग नजर आ रहा है दक्षिण की तरफ जाता हुआ, पर अगर आप NEC को देखेंगे उसका एक भाग आपको नजर आ रहा है उत्तर की तरफ जाता हुआ। बट दूसरा भाग कहाँ गया इन धाराओं का? तो SEC और NEC का छोटा सा दूसरा भाग भी बनता है, जैसे कि SEC का ये उपभाग, ये सब पार्ट, और NEC का ये सब पार्ट। और SEC और NEC जब ये टकराती हैं, दोनों विषुवत रेखीय धाराएं उत्तरी और दक्षिणी, ये दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने के साथ साथ इनका कुछ जल जो है इन दोनों धाराओं के बीच में एकत्रित हो जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में। और ये जो धाराएं हैं NEC और SEC, जब ये पूर्वा पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये ओशन के वेस्टर्न साइड में बहुत सारा गर्म पानी इकट्ठा कर देती हैं। और इन्होंने जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाकर गर्म पानी इकट्ठा किया है महासागर में, तो उससे महासागर का जो जल का संतुलन है वो बिगड़ गया है। और इसी वजह से उसको वापस से संतुलित करने के लिए जरूरी ये है कि ये गर्म पानी वापस ले जाया जाए किसी धारा द्वारा पूर्व की तरफ, और ये काम किया जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट द्वारा। तो NEC और SEC की जो उप शाखाएं हैं या धाराएं हैं, इनकी वजह से
महासागर के पश्चिमी भाग में जब गर्म जल एकत्रित होता है तो उससे बनती है एक धारा जो इन दोनों के बीच में बनती है, जिसको हम कहते हैं CEC, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट को हिंदी में प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। और काउंटर जो टर्म है वो है कि किसी के प्रभाव को कम करना या किसी के प्रभाव का विपरीत में कार्य करना ताकि वो बैलेंस हो सके। तो NEC और SEC को के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए चलती है CEC, और CEC ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है NEC और SEC के। तो कुल मिलाकर 3 कॉमन ओशनिक करंट्स है। NEC और CEC SEC जो है, NEC और SEC ये 2 ऐसी धाराएं हैं जो पूर्वा पवनों के कारण चलती हैं, और इन धाराओं के कारण महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल एकत्रित हो जाता है। इसको संतुलित करने के लिए एक धारा चलती है इक्वेटर पर जो कहलाती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और जैसे NEC और SEC ईस्ट से जाती है वेस्ट की तरफ, वैसे ही काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है वो जाती वेस्ट से ईस्ट की तरफ, विपरीत दिशा में। और जब SEC और NEC, ये SEC और NEC टकराती है महाद्वीप के तट से, किसी भी कॉन्टिनेंट के कोस्ट से, तो जब ये टर्न होती है, इनकी जो ब्रांच निकलती है, ये दूसरी नई धाराओं का निर्माण करती है, न्यू करंट्स बनती। तो NEC और SEC जो हैं ये ऐसी धाराएं हैं जो महाद्वीपों के तट से टकराकर जब मुड़ती हैं या डिवाइड होती हैं तो उससे कई नई धाराओं का निर्माण होता है। तो ओशनिक सर्कुलेशन जो है, महासागरीय चक्रण, उसको प्रारंभ करने में इनका योगदान है। तो NEC और SEC जब टकराएंगी किसी तट से तो वो मुड़ेंगी उत्तर या दक्षिण की ओर, उससे नई धाराएं बनेंगी। और CEC क्या काम करती है? CEC NEC और SEC के प्रभाव को काउंटर करती है, जल को संतुलित करती है, गर्म जल को वापस लेकर जाती है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए WWD जो है इसका क्या प्रभाव है। पहली बात तो WWD को कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह। ये कहाँ चलती है? ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट किस तरह से बनती है वो देखिए। पश्चिमी पवन प्रवाह, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी पवन के कारण बन रही है, किसी विंड के कारण बन रही है, और इसका निर्माण होता है पछुआ पवनों के कारण। पछुआ पवने मतलब वेस्टलीज। वेस्टलीज की वजह से जो ये करंट बन रही है, वेस्टलीज का फ्लो कैसे होता है? पछुआ पवने चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसीलिए WWD जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी चलेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ। और क्योंकि ये WWD पश्चिमी पवन प्रवाह बहुत उच्च अक्षांशों में बनने वाली धारा है, उच्च अक्षांशों में बनती है, और उच्च अक्षांशों में भी अगर हम देखें तो केवल दक्षिणी गोलार्ध में बनती है, तो ये हायर लैटिट्यूड्स में बनती है ये करंट। और कॉमन है ओशंस में, अटलांटिक ओशन में भी है, पैसिफिक ओशन के दक्षिणी भाग में, और इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट में। तो हायर लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में अक्सर तापमान क्या होता है? कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, और तापमान कम होने की वजह से ये धारा कैसी है? ठंडी है, कोल्ड है ये करंट। अब इस कोल्ड करंट से भी काफी प्रभाव पड़ता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत सारी दूसरी ठंडी धाराएं जो है उनके निर्माण में सहयोग करती है ये WWD नाम की धारा। तो ये 4 प्रमुख कॉमन करंट्स हैं। अब इन कॉमन करंट्स के बाद हम अटलांटिक ओशन डिस्कस करें, उससे पहले वापस से इस मैप में एक बार चीज जो हमने किया है उसको देख लेते हैं। तो कॉमन करंट्स में CEC, NEC, SEC, NEC, SEC, इसी तरह से यहाँ पे भी CEC, NEC और SEC, और आगे जो हमने पहले ड्रॉ किया था। अब जब NEC साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका के तट से टकराती है तो इसकी जो एक शाखा जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में जल की आपूर्ति, वाटर सप्लाई बढ़ जाता है। इसी वजह से एक धारा बनती है जिसको कहते हैं GS, गल्फ स्ट्रीम। और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है जब साउथ अमेरिका से टकराती है तो इसकी भी एक कुछ पानी, कुछ जल जो है वो दक्षिण की ओर बहना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ एक धारा बनती है जिसका नाम है ब्राजील धारा, ब्राजील करंट। तो इस तरह से NEC और SEC तटों से टकराकर और अन्य प्रमुख धाराओं का निर्माण करती है। बट NEC SEC से जो दूसरी धाराएं बनेगी नई, वो भी गर्म होंगी।
अब WWD को देखते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये उच्च अक्षांशों में यहाँ दक्षिणी भाग में बनने वाली धारा है, और WWD ठंडी महासागरीय धारा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। इस ठंडी महासागरीय धारा के कारण क्या होता है, जब ये करंट फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पछुआ पवनों की वजह से, वेस्टर्लीज के कारण, तो जब ये दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है तो इसकी एक ब्रांच जाती है साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के पास, इसकी दूसरी ब्रांच जाती है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास, और अन्य ठंडी धाराओं का निर्माण होता है। जैसे यहाँ बनती है पेरू धारा और यहाँ पे बनती है फॉकलैंड धारा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से WWD जब आगे मूव करती है तो उसका कुछ जल जो है यहाँ साउथ अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर भी बहना शुरू करती है, और यहाँ जो बहना शुरू करती है इसे कहते हैं बेंगुला धारा, बेंगुला धारा। इसी तरह से जब ये और आगे बढ़ती है WWD, तो इसका कुछ जल जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की तरफ बहने लगता है, पश्चिमी तट के पास बहने लगता है, जिससे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा बनती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि WWD नाम की जो धारा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं, ये धारा मुख्यतः आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगी, और इस ठंडी धारा के कारण बहुत सी अन्य ठंडी धाराओं का निर्माण होता है। बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट अदर कोल्ड करंट्स आर फॉर्म्ड, जैसे पेरू धारा, फॉकलैंड धारा, बेंगुला धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो ये कुछ कॉमन करंट्स थी जो अभी हमने देखी। अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे अटलांटिक ओशन की जो धाराएं हैं उस पर। अटलांटिक ओशन की लोकेशन आप देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन के पश्चिम में पड़ते हैं, वेस्टर्न साइड में, और अफ्रीका और यूरोप जो है ये इसके पूर्वी भाग में या पूर्वी साइड पड़ते हैं। तो ये है अटलांटिक ओशन। इससे रिलेटेड जो करंट्स है वो हम देखेंगे अब एक एक करके। तो देखिए, अटलांटिक ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसकी करंट को, धाराओं को समझेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो मेजर करंट्स है, अभी मैंने आपको बताया था गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहाँ बनती है और किस तरह से बनती है। सबसे पहले इस मैप में आप देखिए, यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है धारा, ये NEC है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जब दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है तो ये जो है इसका कुछ जल प्रवाहित होता है यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में, यहाँ खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाता है मैक्सिको की खाड़ी में, और उसी वजह से ये जल बहना शुरू कर देता है नॉर्थ अमेरिका के तट के पास। और जब ये नॉर्थ अमेरिका के तट के पास बहने लगता है तो उससे बनती है एक धारा जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो कुल मिला के NEC के टकराकर और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में वाटर सप्लाई बढ़ाने के कारण एक धारा बनती है जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। और ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, क्योंकि ये NEC से बनी है इसीलिए ये भी एक गर्म धारा है। ये NEC है, इसके कारण ये बनने वाली गल्फ स्ट्रीम है, पूरा का पूरा ये गल्फ स्ट्रीम आप कह सकते हैं इसको। तो इसके निर्माण के पीछे कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम के निर्माण के पीछे, इसके पीछे कारण है मैक्सिको की खाड़ी में वाटर सप्लाई बढ़ जाती है, जल की आपूर्ति बढ़ जाती है। और हमने पहले डिस्कस किया था वर्गों में, महासागरीय धारा के जो वर्ग थे उसमें स्ट्रीम्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा तेज गति से प्रवाहित होती हैं, क्योंकि उसमें जल की मात्रा, वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो गल्फ स्ट्रीम क्योंकि NEC के कारण बनी है इसलिए ये भी गर्म धारा है, वार्म करंट है। और गल्फ स्ट्रीम बहने लग जाती है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के पास, पूर्वी जो तट है नॉर्थ अमेरिका का वहां बहने लगती है। जैसे आपको ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास जब ये गल्फ स्ट्रीम बहती है तो क्योंकि ये गर्म धारा है इसलिए थोड़ा सा तट के तापमान को हल्का सा बढ़ाती है, उसके साथ साथ आर्द्रता भी बढ़ाती है, वर्षा की स्थिति बढ़ा देती है। क्योंकि हमने, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में किया था, जो भी गर्म धाराएं होती हैं वो नमी को बढ़ाती हैं वायु में, आर्द्रता को बढ़ाती है, वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाती है, वही सब यहाँ पर करती है ये गल्फ स्ट्रीम। उसके अलावा गल्फ स्ट्रीम जब आगे बहती है और बहते हुए जब आगे जाती है तो यहाँ पर एक द्वीप है, आइलैंड है यहाँ पर, उस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंडलैंड।
तो न्यू फाउंडलैंड नाम का जो द्वीप है वहां पर ये गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा जाकर मिलती है किसी ठंडी धारा से। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास ये ठंडी धारा से मिलती है। अब ये ठंडी धारा कौन सी है? देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों से ये नीले रंग के जो एरो आ रहा है ये एक ठंडी धारा है। इस ठंडी धारा का नाम है लैब्राडोर धारा। तो ये जो लैब्राडोर धारा आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, उससे ये गल्फ स्ट्रीम धारा मिलती है। और आपको पता है गर्म और ठंडी धाराएं जहां मिलती है वहां पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ने के कारण फिशिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती है, मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है। इसीलिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास एक मत्स्यन केंद्र है, फिशिंग सेंटर है, और इस फिशिंग सेंटर का नाम है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक नाम का मत्स्यन केंद्र है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो बनती है NEC के कारण, और आगे जाकर गल्फ स्ट्रीम मिलती है किसी अन्य ठंडी धारा से जिसका नाम है लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर धारा जो है, लैब्राडोर कहाँ से आ रही है? पोलर रीजन से आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, निम्न अक्षांशों की तरफ, लोअर लैटिट्यूड की तरफ। इन दोनों करंट के मिलने से बनता है एक फिशिंग सेंटर जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। बहुत मेजर फिशिंग सेंटर है। उसके बाद जैसे ही गल्फ स्ट्रीम हायर लैटिट्यूड्स में जाती है, उच्च अक्षांशों में, तो उच्च अक्षांशों में एक पवन चलती है जिसका नाम है पछुआ पवन, वेस्टलीज। और वेस्टलीज के इफेक्ट के कारण ये जो गल्फ स्ट्रीम का पानी है ये बहने लगता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जैसे ही गल्फ स्ट्रीम हायर लैटिट्यूड्स में जाती है, उच्च अक्षांशों में जाने के बाद वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहने लगती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ बहना शुरू कर देती है वेस्टलीज के प्रभाव के कारण। और जैसे ही ये यूरोप की तरफ बहना शुरू करती है और टर्न लेती है, उसके बाद ये कहलाती है NAD। NAD का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि पछुआ पवनों के कारण बन रही है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसलिए क्योंकि पवनों के कारण बन रही है। अब गल्फ स्ट्रीम के कारण यूरोप की तरफ गर्म पानी पहुंचता है, या यूरोप के तट तक गर्म पानी पहुंचता है। इसी वजह से यूरोप के कोस्टल रीजन पे जो भी पोर्ट्स वगैरह हैं, बंदरगाह, वो वर्ष भर खुले रहते हैं। वहां पे वो जमता नहीं है पानी, गर्म पानी निरंतर आता रहता है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम जो है उसको एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम यूरोप तक गर्म पानी पहुंचा रही है, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप गल्फ स्ट्रीम का नाम है, और इसे हिंदी में कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हो गई गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर गल्फ स्ट्रीम जो है कैसे बनती है? जब NEC जो है वो अपना जल प्रवाहित करती है मैक्सिको की खाड़ी की तरफ, गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, तब गल्फ स्ट्रीम बनती है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो मत्स्यन केंद्र का निर्माण करती है एक ठंडी धारा से मिलकर, जो कौन सी है? लैब्राडोर धारा। हायर लैटिट्यूड्स में गल्फ स्ट्रीम बहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिससे एक नई करंट बनती है जिसका नाम है NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। NAD को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वाला या अटलांटिक ओशन के उत्तरी भाग का जो पश्चिमी हिस्सा है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन का जो वेस्टर्न साइड है, उसको हम फोकस करें तो वेस्टर्न साइड में हमने ये करंट देख ली। एक तो गल्फ स्ट्रीम नाम की मेजर करंट है जो इस तरह से घूमकर आगे जाती है। गल्फ स्ट्रीम के अलावा एक लैब्राडोर करंट है जो ऊपर से आ रही है। इसके अलावा ये जो नीले रंग की करंट दिख रही है, इस धारा का नाम है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ये जो द्वीप है ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप के पूर्वी भाग में जो, या पूर्वी तट के पास जो ठंडी धारा है उसको ईस्ट ग्रीनलैंड धारा कहते हैं। और ये भी पोल से आ रही है, ध्रुवों से आ रही है, निम्न अक्षांशों की तरफ, इसलिए ये भी एक ठंडी धारा है। हालांकि इस धारा से रिलेटेड और कोई हमें डिटेल फैक्ट वगैरह नहीं पढ़ने। तो अभी हमने डिस्कस किया गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर धारा जो ठंडी धारा है, उसके अलावा ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और उसकी दो उपशाखाओं को। तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक ओशन का ही हम पार्ट कर रहे हैं, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में अब हम पूर्वी हिस्सा देखेंगे, ईस्टर्न साइड देखेंगे अटलांटिक ओशन का, और वो साइड देखेंगे जो यूरोप की तरफ है।
तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है कहाँ पर? तो ये जो आपको दिख रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हुई, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये बनी कैसे है? जब गल्फ स्ट्रीम का पानी बहना शुरू हो गया पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्यों बहना शुरू हुआ पश्चिम से पूर्व की तरफ? पछुआ पवनों के कारण। तो कुल मिलाकर ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जिसे हम शॉर्ट में NAD कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसका निर्माण हुआ है पछुआ पवनों के कारण, वेस्टलीज की वजह से, पछुआ पवनों के कारण। इसी वजह से इसे ड्रिफ्ट कहा गया, क्योंकि ये विंड्स की वजह से बनी। अब पछुआ पवनों के कारण जो ये करंट बनी है, ये सीधा जाकर यूरोप के पश्चिमी तट से टकराती है। वेस्टर्न कोस्ट जो है यूरोप का, वहां जाकर टकराती है ये NAD, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। तो वेस्टर्न कोस्ट से जब टकराती है, टकराते ही आपको पता है तट से टकराते ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है करंट। जब ये दो भागों में बढ़ती है, इसकी एक शाखा जाती है उत्तर की तरफ, एक शाखा जाती है दक्षिण की तरफ। तो जो उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है धारा, इसे कहते हैं नॉर्वेन धारा। जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं कैनरी धारा। अब नॉर्वेन धारा और कैनरी धारा में क्या बेसिक चीजें हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? कैनरी धारा को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखिए NAD के टकराने से, यूरोप के तट से टकराने से जो एक उप शाखा सब ब्रांच निकली, वो है नॉर्वेन करंट, जो उत्तर की तरफ जा रही है, नॉर्वे की तरफ जा रही है, यूरोप के उत्तरी भाग की तरफ। नॉर्वेन धारा जो है ये भी इस NAD धारा के जैसे गर्म है। NAD खुद भी गर्म है, और इसकी जो ये उप शाखा निकली है सब ब्रांच, जिसे हम नॉर्वेन धारा कहते हैं या शॉर्ट में NC भी गर्म है। नॉर्वेन धारा और ये दोनों जब गर्म धाराएं हैं, तो ये क्या करती है, यूरोप का जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, यूके के पास वाला एरिया, नॉर्वे के आसपास वाला एरिया, वहां पर पानी को जमने नहीं देती, क्योंकि ये निरंतर क्या करती है, गर्म पानी लेकर आती है अपने साथ। इसी वजह से ये पर्टिकुलर एरिया जो है, यहाँ पर महासागरीय जल जमता नहीं है। और जल जब जमता नहीं है, तो यहाँ नौकायन पूरे साल भर किया जा सकता है। और यहाँ जो तट होते हैं, कोस्ट, वहां पे जो बंदरगाह बने होते हैं, पोर्ट, वो खुले रहते हैं। अदरवाइज अगर देखें उच्च अक्षांशों में, हायर लैटिट्यूड्स में, सर्दियों में पानी जम जाने के कारण पोर्ट को बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए इन गर्म धाराओं के प्रभाव के कारण यूरोप के पश्चिमी तट के जो भी बंदरगाह हैं, वो वर्ष भर खुले रहते हैं, पूरे साल ओपन रहते हैं पोर्ट्स। तो ये दो गर्म धाराओं का ये प्रमुख प्रभाव है। अब देखिए कैनरी धारा जो है, इसको हमें डिस्कस करना है। कैनरी धारा ये NAD की सदर्न ब्रांच है। NAD जैसे ही टकराई, वैसे ही एक दक्षिणी शाखा भी निकली उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की, और ये जो दक्षिणी शाखा है, इसे कैनरी धारा कहते हैं। बट इस कैनरी धारा का अगर रंग देखेंगे आप मैप पे, तो ये ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की इसलिए है क्योंकि कैनरी धारा एक ठंडी धारा है। अब ये ठंडी कैसे हो गई धारा, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैनरी धारा जो है बनती NAD से है। कैनरी धारा कैसे बनी है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा है, सदर्न ब्रांच, सदर्न ब्रांच। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब गर्म है, NAD जब गर्म है, तो ये कैनरी धारा भी गर्म होनी चाहिए, पर ये ठंडी धारा बन गई है। ये ठंडी धारा कैसे बन गई? तो देखिए जब दक्षिणी शाखा या सदर्न ब्रांच निकलती है NAD की, तो NAD तो उसको गर्म पानी ही सप्लाई करती है। जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट उसको गर्म पानी देती है, तो ये कैनरी धारा उस क्षेत्र में बनी है जहां चलती है पूर्वा पवनें, ट्रॉपिकल जोन में आ जाती है कैनरी करंट। और ट्रॉपिकल जोन में आने के बाद क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मेनली 30 डिग्री के आगे की तरफ, 30 डिग्री से जो लोअर लैटिट्यूड्स है, निम्न अक्षांश है 30 डिग्री से कम वाले, वहां पे बहती है पूर्वा पवनें। और जैसे ही NAD ने, मान लीजिए NAD गर्म पानी लेकर आई और कैनरी धारा को गर्म पानी दिया, तो जैसे ही कैनरी धारा को गर्म पानी दिया, इस एरिया में चलती हैं पूर्वा पवनें, जो चलती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ईस्टर्लीज क्या करती है, यहाँ से जहाँ कैनरी धारा बनी हुई है, वहां पर गर्म पानी जो होता है उसको पूर्व से पश्चिम की तरफ बहाती है। और वो कंटिन्यूसली गर्म पानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, वो सारा गर्म पानी किसको मिलता है? NEC को मिलता है, NEC को, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे गर्म पानी की सप्लाई तो होती है, पर वो पूरा गर्म पानी जो है वो बहकर कहाँ जाता है? ये पूर्व से यहाँ पश्चिम की तरफ आ जाता है, वेस्ट की तरफ।
तो पूर्व से पश्चिम की तरफ गर्म पानी जो ऊपर के हिस्से में था महासागर के, उसे पूर्वापव बहा कर ले जाती है। इससे NEC धारा बनती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और यहाँ जहाँ पर कैनेरी धारा बनी हुई है वहां से गर्म पानी हट चुका है, और जब कंटिन्यूसली गर्म पानी वहां से हटता है तो वाटर लेवल जो है वो वहां का डिस्टर्ब हो जाता है, जो संतुलन बना हुआ होता है जल स्तर में वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए जब गर्म पानी वहां से हटता है तो महासागर उसको संतुलित करने के लिए नीचे से ठंडे पानी का अपवलन करता है। और ठंडे पानी का अपवलन वैसे भी ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि अगर आप देखें गर्म पानी की ऊपरी परत अगर हट जाती है तो ऊपरी परत हटते ही नीचे वाला जो ठंडा पानी वो आएगा सामने। तो जैसे ही ऊपरी परत गर्म पानी की हटती है, नीचे से ठंडा पानी जो ऊपर की तरफ अब आ गया है सतह पर, वो ठंडा पानी इस कैनरी धारा को ठंडा बना देता है। तो कुल मिलाकर NAD से बनने वाली कैनरी धारा जो दक्षिणी ब्रांच है, सदर्न ब्रांच है उसकी, वो गर्म पानी ही मिलता है उसको शुरुआत में। पर जिस जोन में कैनरी धारा है वहां पे ट्रेड विंड्स चलती है, व्यापारिक पवनें, जो गर्म पानी को हटा देती है। गर्म पानी की ऊपरी परत हटते ही नीचे जो महासागर का ठंडे जल वाला स्तर था या ठंडे जल वाला जो भाग था वो ऊपर आ जाता है। और जैसे ही वो ठंडे जल वाला भाग गर्म पानी के हटने से ऊपर आता है तो उसकी वजह से ये कैनरी धारा ठंडी हो जाती है। तो NAD से बनने वाली ये कैनरी धारा ठंडी है। और इसके ठंडे होने के पीछे कारण क्या है कि व्यापारिक पवनें जो है ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स गर्म पानी को हटा देती हैं, और उसकी जगह गर्म पानी हटने के बाद क्या होता है, ठंडे जल का अपवलन होता है। ठंडे जल का अपवलन या अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होती है, और इस ठंडे जल के अपवलन के कारण कैनरी धारा जो है वो ठंडी हो जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। NAD नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है उसकी 2 ब्रांचेज हैं। उत्तर की तरफ जाने वाली नॉर्वेन धारा गर्म है, दक्षिण की तरफ आने वाली कैनरी धारा ठंडी है, क्योंकि कैनरी धारा जिस क्षेत्र में वहां से गर्म पानी हट जाता है और ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मेजर जो करंट्स है वो हम देख चुके हैं। अब मेजर करंट्स जब हमने देख लिए तो आप सर्कुलेशन देखिए, सर्कुलेशन का पैटर्न देखिए। अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हो रहा है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, उत्तरी जो भी महाद्वीप, उत्तरी जो भी गोलार्ध होता है उसमें कोरियोलिस फोर्स के कारण धाराओं का जो सर्कुलेशन होगा, परिसंचरण, वो घड़ी की दिशा में होगा, जो आपको यहाँ पे घड़ी की दिशा में होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है अटलांटिक ओशन में धाराओं का, उसकी वजह से यहाँ पर एक भंवर तंत्र जैसा बनता है। यहाँ पानी गोल गोल घूमने लग जाता है। जैसे अगर आप देखें, आप किसी चम्मच से ग्लास में पानी को हिला रहे हैं या किसी भी चीज को हिला रहे हैं, किसी लिक्विड को जोर से, तो चारों तरफ जो आप चम्मच घुमा रहे हैं उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा बन जाता है ग्लास का या बर्तन का, जहाँ पे एक गोल गोल भंवर जैसा बन जाता है। इसी तरह का भंवर बनता है उत्तरी अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो सर्कुलेशन हो रहा है ओशन करंट का कंटिन्यूसली, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, यहाँ पर लगभग नॉर्थ अमेरिका के आसपास वाले क्षेत्र में गोल गोल घूमने लग जाता है पानी, और एक भंवर तंत्र या गिराल सिस्टम कहते हैं इसको, वो बनता है। और इस तरह का भंवर तंत्र जहां बनता है उसको एक नाम दिया गया, उसको कहते हैं सरगासो सागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो पानी गोल गोल घूम रहा है, इसी को पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं सरगासो सागर। और सरगासो सागर और कुछ नहीं, भंवर तंत्र है। भंवर मतलब गोल गोल घूमना पानी का, जिसे गिराल सिस्टम भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ का पानी जो है सरगासो सागर का, वो एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है, और अटलांटिक ओशन का जो बाकी का पानी है उसके साथ मिक्स नहीं होता, और एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है अटलांटिक ओशन के बाकी पानी से। इसीलिए इसको कहते हैं बिना तट वाला सागर। बिना तट वाला सागर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लैंडमास नहीं है जो उसके पानी को रोक रहा है, बट इस पानी ने अपनी ही बाउंड्री सेट कर रखी है और एक ही जगह वो गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए इसको कोस्टलेस सी या बिना तट वाला सागर कहा जाता है। बिना तट का सागर, सागर कहते हैं इसको। अब जब इसका पानी मिक्स नहीं होता अटलांटिक महासागर के पानी से, एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है, तो स्टेबल वाटर जो है, जो मिक्स नहीं होता, उसमें जो सॉल्ट कंटेंट होता है धीरे धीरे बढ़ जाता है।
और एक ही जगह घूमने के कारण इस जल की, सरगासो सागर वाले क्षेत्र की जो लवणीयता है, सैलिनिटी, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सैलिनिटी काफी ज्यादा है, सरगासो सागर की लवणता काफी ज्यादा है। उसके साथ साथ सरगासो सागर वाला जो एरिया है जहाँ गोल गोल घूम रहा है पानी, वहां पर एक एल्गी या एक शैवाल का विकास बहुत ज्यादा होता है और उस शैवाल का नाम है सरगासम। तो सरगासम नाम के शैवाल का या एल्गी का बहुत ज्यादा विकास होता है, सरगासम। और ये सरगासम शैवाल इतनी ज्यादा मात्रा में विकसित होती है कि यहाँ से जो भी नाव वगैरह जाती है, बोट्स वगैरह, शिप्स, उनके नीचे ये सरगासम शैवाल जो है वो फंस जाती है। तो यहाँ पे शिपिंग जो होती है उसके मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करती है ये एल्गी, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है ये एल्गी। तो ओवरऑल सरगासो सी जो है ये काफी फेमस है, कई बार प्री के एग्जाम्स में कई जगह पूछा भी गया है, यूपीएससी में भी इवन। सो ये जो सरगासो सागर है, सरगासो सी, कहाँ बनता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के भी कौन से पार्ट में? वेस्टर्न साइड में बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि ओशनिक सर्कुलेशन यहाँ इस तरह का हो रहा है। इस तरह का भंवर तंत्र किसी और सागर में नहीं बनता, क्योंकि अटलांटिक ओशन वाला जो एरिया है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के पास काफी ज्यादा जल की मात्रा होती है, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जल जो है वो एक ही दिशा में गोल गोल घूमने लगता है, एक ही एरिया में गोल गोल घूमने लगता है। प्लस अटलांटिक ओशन के अलावा अगर और ओशंस देखें तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है, तो वहां जब सर्कुलेशन होता है तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अटलांटिक ओशन उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे सर्कुलेशन की वजह से एक भंवर तंत्र बनता है। इंडियन ओशन बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसमें कोई मेजर इतनी बड़ी करंट्स और प्रॉपर सर्कुलेशन होता नहीं है, इसलिए इंडियन ओशन में भी ऐसा भंवर तंत्र नहीं बनता। तो ये भंवर तंत्र केवल किसमें बनता है? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन के भी कौन से पार्ट में? नर्दर्न पार्ट में। तो ये सरगासो सागर है, बिना तट वाला सागर, लवणीयता अधिक और सरगासम शैवाल की बहुलता यहाँ पाई जाती है, और शिपिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। इसीलिए सरगासो सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, कुछ एक भाग, उसे बरमूडा त्रिभुज भी कहा जाता है। अब बरमूडा त्रिभुज वाला क्षेत्र कौन सा है, क्या है, वो डिटेल बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो सरगासो सागर है वो लगभग इस क्षेत्र में स्थित है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप नर्दर्न अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं आपको समझ में आ गई होंगी, और ये अगर आपको समझ में आ गई तो आगे जो धाराएं करेंगे वो इसी तरह की है लगभग। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो यही सेम हमें अप्लाई करना है पैसिफिक ओशन के लिए, इंडियन ओशन के लिए। अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग की धाराएं अभी बचती हैं। सदर्न अटलांटिक ओशन की जो करंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और नोट्स जो हैं उनसे टैली करके रीड कीजिए इनको। तब तक के लिए थैंक यू।